हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास +1 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 28, जो कि हमारी बिजनेस स्टडीज बुक का लास्ट चैप्टर है। तो आज हम इस चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं। ये भी हमारा छोटा सा ही चैप्टर है जिसका नेम है फॉरेन ट्रेड प्रमोशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशन एंड एग्रीमेंट। और हम इस चैप्टर में एक्सपोर्ट जो प्रमोशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या होता है? एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब यानी कि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है ना, वो ये चाहती है कि हमारे देश के लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा दूसरे देशों में क्या करें, वो अपना सामान जो है वो भेजे। अगर वो सामान भेजेंगे तो हमें दूसरे देश की करेंसी मिलेगी, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इसलिए गवर्नमेंट उन लोगों को काफी सारी इंसेंटिव्स देती है, काफी सारी फैसिलिटीज देती है, काफी सारी छूट देती है कि हाँ भाई ये कुछ ना कुछ तो एक्सपोर्ट करे ही करे, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है काफी तरीके की फैसिलिटीज वगैरह इनको देती है। तो इसी को एक्सपोर्ट प्रमोशन जो है वो कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है नीड ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया। अब एक्सपोर्ट प्रमोशन की जरूरत क्या है, गवर्नमेंट को इतनी फैसिलिटीज देने की भी जरूरत क्या है, वो किस लिए है? टू करेक्ट अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। अनफेवरेबल ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है कि जो हमारे एक्सपोर्ट है ना वो तो हमारे कम है, लेकिन जो हमारे इंपोर्ट है वो हमारे क्या है? ज्यादा। यानी कि हम दूसरे देशों में सामान तो कम भेजते हैं और दूसरे देशों से सामान क्या मंगवा रहे हैं? ज्यादा मंगवा रहे हैं। तो इसलिए हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्या रहता है? अनफेवरेबल रहता है। अब अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल है, यानी कि हम दूसरे देशों से जो सामान मंगवा रहे हैं तो हमें इतने सारी पेमेंट भी तो करनी होती है, इतने हमारे पास कहीं से आते तो है नहीं पैसे, लेकिन हमें देने पड़ते हैं ज्यादा। तो इसलिए ये काफी गवर्नमेंट को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए वो चाहती है कि हाँ भाई ये जो अनफेवरेबल है वो फेवरेबल हो जाए, ठीक है। अब अनफेवरेबल से वो फेवरेबल कैसे होगा? अगर वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। कुछ ही 2-3 सालों में ही हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ठीक ठाक रहा है, अदरवाइज हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा नेगेटिव यानी कि हमेशा अनफेवरेबल रहता है। नेक्स्ट है टू रिड्यूस फॉरेन लोन्स। अब वैसे तो अब हमें पैसों की दिक्कत होती है तो हमें क्या करना पड़ता है? फॉरेन से लोन लेना पड़ता है, दूसरे देशों से लोन लेना पड़ता है। अगर हम एक्सपोर्ट कर लेंगे तो हमारे पास खुद ही पैसे आ जाएंगे, तो हमें लोन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है टू मेक द 5 years प्लान सक्सेस। अब आपको पता है हमारी कंट्री में 5 years प्लान वगैरह जो है बनते हैं, तो अब उनके लिए भी हमें चाहिए कि हाँ भाई उनको भी जो हम प्लान्स बना रहे हैं, अच्छा थोड़ी लगता है कि वो बार बार जो है प्लान्स बना रहे हैं लेकिन हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाते अपने टारगेट को। तो उसको भी सक्सेस पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें दूसरे देशों से मान लो कोई मशीनरी वगैरह जो है वो हमने वहां से हमने इंपोर्ट करी, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया, जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो हम दूसरे देशों में सप्लाई करें ताकि हमारे पास और भी ज्यादा पैसे आए। नेक्स्ट है टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप देखो कि अगर हम एक्सपोर्ट जो है दूसरे देशों में करते हैं तो इसलिए हमें इंडस्ट्रीज भी सेटअप करनी पड़ेगी। अगर इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो लोगों को रोजगार भी देना पड़ेगा, तो लोगों को रोजगार देंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट जब मिल जाएगा तो इससे हमारे देश की भी काफी इकोनॉमी की भी काफी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो इससे लोगों को भी बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। अब किस तरीके से हम एक्सपोर्ट प्रमोशन जो है वो कर सकते हैं? मॉडर्नाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज। अब जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं उसको अच्छी टेक्निक्स अवेलेबल कराना, अच्छी मशीनरी अवेलेबल करवाना, ठीक है, ताकि वो अच्छा सामान अगर बनाती है, अच्छी क्वालिटी का सामान बनाएगी तभी तो वो दूसरे देशों में जो है कंपटीशन का सामना करके आगे निकलेगी, तभी तो उसकी गुड्स की डिमांड होगी। तो उसको मतलब बढ़िया फैसिलिटीज हमें जो है वो प्रोवाइड करवानी है। नेक्स्ट है मार्केटिंग असिस्टेंस। अब वो मार्केटिंग में किस तरीके से हेल्प करेगी? उसको बताया जाएगा कि हाँ भी आपके प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ पे है, किस तरीके से आपने ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट करना है, किस तरीके से आपको गुड्स की पैकेजिंग करनी है, किस तरीके से आपको और भी सारा काम करना है ताकि आपका सामान जो है वो वहां पे ज्यादा से ज्यादा सेल हो। नेक्स्ट है फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल हेल्प भी उनको दी जाती है। एक तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया देता है, एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक्स, आरबीआई वगैरह जो है इनको लोन की फैसिलिटीज देते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन असिस्टेंस। प्रोडक्शन असिस्टेंस का मतलब क्या है कि हाँ भाई आप कम से कम एक्सपोर्ट करो, आप एक्सपोर्ट करने के बारे में सोचो, तो गवर्नमेंट इनको काफी सारी फैसिलिटीज देती है। गवर्नमेंट इनको सस्ते दामों पे रॉ मटेरियल भी अवेलेबल करवाती है, ये भी बताती है कि आपका माल कहाँ पे सेल होगा। एक्सपोर्ट्स की अपॉइंटमेंट की जाती है ताकि भाई ये सामान बनाए, प्रोडक्शन करे और वो वहां पे सप्लाई कर सके। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशिंग एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, ईपीजेड्स। अब ईपीजेड्स यानी कि एक ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है जो इस तरीके से सेट किया जाता है कि यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्री सेटअप होंगी ना तो वहां से जितना भी सामान बनेगा वो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट ही होगा, ठीक है। और ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इसकी एस्टेब्लिशमेंट की जाती है। इसका मेन मोटिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब ये जो है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको सेट करती है या फिर कुछ प्राइवेट जो
पीपल होते हैं वो इनको सेट करते हैं, ठीक है। अब इनका मेन मोटिव भी यही होता है कि हाँ भाई ये ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें, ये दूसरे देशों में एक्सपोर्ट के साथ साथ ये अपने देशों में भी कुछ गुड्स की सप्लाई कर सकती है, इनको इससे ज्यादा फैसिलिटीज मिलती है। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फैसिलिटीज, इनको ट्रेनिंग फैसिलिटीज भी दी जाती है, जैसे आजकल तो स्कूल्स कॉलेजेस में भी इसके बारे में काफी कुछ पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है अपॉइंटिंग अ ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की भी एस्टेब्लिशमेंट की जाती है कि जिनको काफी कुछ इनके बारे में पता होता है। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशिंग अ वेरियस इंस्टीट्यूशन, अब जो है कुछ इंस्टीट्यूशंस भी इसमें खोले गए हैं। वो किस तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक यानी कि एग्जिम बैंक, ये क्या करता है? ये लोन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, ये देखता है कि जो भी गुड्स वगैरह जो है बनाई गई है वो यानी कि जो हमने एक्सपोर्ट करनी है वो ठीक ठाक भी है या नहीं है। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकिंग, ये देखता है कि जो भी गुड्स हम दूसरे देशों में भेज रहे हैं उसकी पैकिंग वगैरह ठीक तरीके से की गई है या नहीं की गई है। नेक्स्ट है इंसेंटिव्स अवेलेबल फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशंस, अब इनको क्या क्या छूटें दी गई हैं। अब वो क्या छूट दी गई है इनको? ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, अगर आप गुड्स जो है इंपोर्ट करते हो, किस ऑब्जेक्टिव से इंपोर्ट कर रहे हो आप कोई भी गुड्स कि आपको फर्दर एक्सपोर्ट करना है, तो आपको उसमें भी काफी छूट मिलती है। छूट क्या ये कहते हैं कि आपको एक्साइज ड्यूटी वगैरह भरने की कोई जरूरत नहीं है। कंसेशनल रेंट्स, यानी कि अगर आप कोई भी एक्सपोर्ट करने के ऑब्जेक्टिव से कुछ भी कर रहे हो तो जो जिस भी तरीके का आपको रेंट वगैरह पे करना पड़ेगा वो क्या होगा? वो आपको बिल्कुल कम पे करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप मशीनरी ले रहे हो, मशीनरी आपने लीज पे ली तो उसका भी रेंट जो है वो कम देना पड़ेगा। बिल्डिंग ली उस पर भी गवर्नमेंट जो है कंसेशन रेट से आपको दिलवा देती है। इनकम टैक्स एजम्पशंस, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स में भी अगर आपको प्रॉफिट्स हो जाता है उसमें भी आपको छूट मिलती है। लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही लोन की फैसिलिटीज मिल जाती है। नेक्स्ट है कंसेशनल फ्रेट्स, यानी कि आपको जो भाड़ा वगैरह है, जो सामान इधर से उधर आपको पहुंचाना पड़ता है वो भी बहुत कम प्राइजेस पे आप दूसरे देशों में, यानी कि कहीं पर भी अगर आपको पहुंचाना हो वो सामान वो आप सस्ते में ही पहुंचा सकते हो। और अवार्ड्स में आपको, अगर आप एक्सपोर्ट्स करते हो ज्यादा से ज्यादा तो आपको अवार्ड भी मिलते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं, उसमें क्या होता था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसकी मतलब एस्टेब्लिशमेंट करती है। इसका मेन मोटिव क्या है कि एक्सपोर्ट पर ही जोर देना है, यानी कि एक्सपोर्ट हमें ज्यादा से ज्यादा करने हैं। हमारे इंडिया में अभी कितने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं? वो है 7, ठीक है, अलग अलग उसमें है, अलग अलग स्टेट्स में है। तो आपको आपकी बुक में से आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से वो कौन कौन से एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ ईपीजेड्स, अब यानी कि इसके फीचर्स क्या है? यानी कि इसके लिए एक स्पेशल एरिया, एक इंडस्ट्रियल एरिया इसके अंदर सेट किया जाता है कि जितने भी इस एरिया के अंदर जितने भी इंडस्ट्रीज होंगी उन सभी को एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स में शामिल किया जाएगा। और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? दूसरे देशों में गुड्स की सप्लाई करना, यानी कि एक्सपोर्ट करना। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी एस्टेब्लिशमेंट करती है। एक्सपोर्ट ऑब्जेक्टिव, इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें सिर्फ एक्सपोर्ट करना है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटीज, जो मैंने आपको बताया कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, कंसेशनल रेंट्स, इनकम टैक्स एग्जम्पशंस, कंसेशनल फ्रेट, ये सब इनको फैसिलिटीज मिलती है। नेक्स्ट है एंट्री ऑफ कॉम्पिटेंट इंडस्ट्रियल यूनिट्स, यानी कि इसके अंदर वही इंडस्ट्री सेटअप की जाती है कि जिसकी अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं उनकी काफी ज्यादा डिमांड होती है, उन्हीं इंडस्ट्रियल यूनिट्स को इसके अंदर सेटअप किया जाता है। नेक्स्ट हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, अभी आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो किस लिए बनाए गए? किसने बनाए हैं? प्राइवेट सेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों ही मिलके भी इसको बना सकते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि हमें एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाना है, ठीक है। अब इनका मेन पर्पस क्या है कि हमें एक्सपोर्ट क्या है? ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। तो अब ये प्राइवेट सेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो दोनों ही मिलके इसके एस्टेब्लिशमेंट करती है और इसको काफी सारी इंसेंटिव्स भी वो देती है। फीचर्स क्या है? एस्टेब्लिशमेंट वही प्राइवेट सेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट मिलके करती है। मिनिमम एरिया जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का वो 1000 हेक्टेयर्स होना चाहिए, लेकिन जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जितनी भी यूनिट्स आई हैं उनके लिए ये रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं है। परमिशन लेनी पड़ती है कि हम सेज की एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं तो काफी डिपार्टमेंट से, हमें काफी मिनिस्ट्रीज से हमें क्या करनी पड़ती है? परमिशन लेनी पड़ती है। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। अब देखो अगर हम ईपीजेड और एसईजेड की एस्टेब्लिशमेंट करते हैं और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक्सपोर्ट करना। तो अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा?
फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसी हमें मिलेगी। नेक्स्ट है हायर क्वालिटी प्रोडक्शन एट लोअर कॉस्ट। अब आपको पता है यानी कि जितनी भी मतलब गवर्नमेंट जो इनको इंसेंटिव्स देती है, इनको रॉ मटेरियल भी जो अच्छी क्वालिटी का जो माल है वो इनको कम प्राइसेस पे इनको खरीद के देती है ताकि ये प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, अब प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन भी किस तरीके का होगा, वो हाई क्वालिटी का होगा और वो थोड़े कम दामों पे वो हमें अवेलेबल भी हो जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। अगर SEZ की और EPZ की अगर हम एस्टेब्लिशमेंट करते हैं तो क्या होता है, तो हम इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। अगर इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट है आइडेंटिटी इन इंटरनेशनल मार्केट। अब इंटरनेशनल मार्केट में भी तो इनको पता लगता है ना कि हाँ भाई ये इंडस्ट्रीज जो है वो सेट की गई है, यहाँ से माल जो है वो हमारे पास आ रहा है, तो इनके इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी पहुंच होती है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इन हमारी इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट इससे होता है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप होंगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिलेगा, तो इंडस्ट्री की अच्छे से डेवलपमेंट होती है। फिर इसके बाद आता है इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशंस एंड एग्रीमेंट। अब इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि जितने भी हमारी ट्रेड रेगुलेशंस वगैरह होती है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो उनको काफी स्ट्रिक्ट मैनर से उनको क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। अब देखिए WTO इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट रेगुलेट द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, यानी कि दो या दो से ज्यादा कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज है उसके अंदर जितने भी रूल्स वगैरह जो अप्लाई होते हैं उनको स्ट्रिक्टली ढंग से, स्ट्रिक्टली मैनर से वो अप्लाई उसमें करता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंप्लीमेंट द न्यू वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम। पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नया ट्रेड सिस्टम लेके आया जाए। टू प्रमोट वर्ल्ड ट्रेड इन सच अ वे दैट एवरी कंट्री इज बेनिफिटेड बाय इट। इस तरीके से वर्ल्ड ट्रेड करना ताकि सभी कंट्रीज को इसका बेनिफिट मिले। मैक्सिमम एक्सपेंशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जितने भी वर्ल्ड के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उन रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें और उस तरीके से अच्छे तरीके से प्रोडक्शन करें। ठीक है, ताकि हमारा बिजनेस भी क्या हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी एक्सपेंड हो। ठीक है, नेक्स्ट है द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनकार्ड। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई है वो सन 1964 में हुई है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जो हमारी अंडर डेवलप कंट्रीज होती हैं उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर उसको जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसके ऊपर क्या करता है, ये डिस्कशन करता है। ठीक है, तो ये इसका मेन काम है, यानी कि अंडर डेवलप कंट्रीज के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके प्रॉब्लम्स आ रही है उस मैटर को ये डिस्कस कर लेता है। नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये ब्रिटेन वुड्स एक सम्मेलन हुआ था 1944 में, तो उसके अंदर इसको बनाया गया था वर्ल्ड बैंक को। अब ये वर्ल्ड बैंक क्या करता है, ये रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन देता है। ठीक है, अब देखो जो भी हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके अंदर काफी सारा डैमेज हो गया था, सारी इंडस्ट्रीज वगैरह बिखर गई थी। ठीक है, जितनी भी अब अंडर डेवलप कंट्रीज है तो जो भी उसके अंदर जितना भी नुकसान हुआ तो उसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए, ताकि फिर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, उसके लिए क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन देता है अलग अलग कंट्रीज को, ठीक है, ताकि उनकी डेवलपमेंट हो जाए। अब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, अब जो भी मतलब ऐसे कंट्रीज हैं जो एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन को लेके काफी सचेत है, जिनको ये फिक्र है कि हाँ भी हमारे एनवायरमेंट की सुरक्षा होनी चाहिए, तो उनकी भी काफी तरीके से फाइनेंशियल हेल्प करता है। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस टाइम इकोनॉमी, अब ये शांति बनाए रखने का भी काम करता है। अगर शांति बनी रहेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने में क्या होगी, आसानी होगी। अभी आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी इसमें सिर्फ एक टॉपिक बचा है। ठीक है, हम फटाफट से इसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका क्या मतलब है, ये भी एक वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है। IMF का मतलब क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट किस लिए की गई है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट इसलिए की गई है ताकि वर्ल्ड ट्रेड के बैलेंस डेवलपमेंट के लिए, जितने भी वर्ल्ड लेवल पे जो भी ट्रेड हो रहा है उसका क्या हो, संतुलित विकास हो, उसके बैलेंस डेवलपमेंट के लिए। और जितने भी इसकी IMF के मेंबर कंट्रीज हैं, जितनी भी इसकी IMF की मेंबर कंट्रीज हैं, जो भी इसके सदस्य हैं, उनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर मान लो उसमें कोई भी दिक्कत आ रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट मान लो उसका अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल का मतलब क्या है,
एक्सपोर्ट तो क्या है, कम है, और इंपोर्ट क्या है, ज्यादा है। तो अगर उसको इस तरीके से कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके सोल्यूशन के लिए ये हर टाइम खड़ा है। यानी कि ये लोगों को क्या देता है, एक मॉनेटरी सर्विस प्रोवाइड करता है, लोगों को मॉनेटरी फंड्स की जो सर्विसेज है वो अवेलेबल करवाता है। यानी कि अगर किसी को टाइम पे मनी की जरूरत पड़ जाए तो ये अपने मेंबर कंट्रीज को वो फंड्स अवेलेबल करवाता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, ये जितनी भी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, जो भी इसके इंटरनेशनल लेवल पर है, यानी कि जितनी भी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, उन सभी के साथ कॉर्पोरेशन बना के चलता है। जब भी इनको जरूरत होती है, जब भी उनको फंड्स जो है अवेलेबल करवा देता है। हेल्प इन इंटरनेशनल पेमेंट्स, कोई भी पेमेंट्स करनी हो इंटरनेशनल लेवल पे तो ये हर टाइम करने को तैयार रहता है। इसमें सारे पॉइंट्स एक तरीके से ही है, सेम ही है। एड्स टू मेंबर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, एड्स का मतलब क्या है, सहायता देना, ठीक है। अगर किसी को भी इसकी जो मेंबर कंट्रीज है, अगर उसको इमरजेंसी है, ठीक है, किसी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइम भी फंड्स अवेलेबल करवाता है। रिडक्शन इन द डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर मान लो किसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर किसी का डिसइक्विलिब्रियम कह लो, या फिर कोई ये कह लो कि अनफेवरेबल है, तो उस टाइम पे अगर मान लो कि एक्सपोर्ट क्या है, कम है, और इंपोर्ट क्या है, ज्यादा है, तो उस टाइम पे अगर फंड्स की जरूरत है तो वो भी अवेलेबल करवाता है। हेल्प इन बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं, वो सभी को चाहता है कि सारे अच्छे तरीके से इकोनॉमिक डेवलप हो जाए, ठीक है। किसी को फंड्स वगैरह की रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर पड़े ना, कि सारे अपने काम में अच्छे से सेट हो जाए। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इतने इसके जो भी मतलब मेंबर कंट्रीज हैं, तो ये चाहता है कि वो अच्छे तरीके से अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें। अगर ये अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इनको आगे के लिए क्या होगा, फायदा होगा। और ये भी कहता है कि ये जो भी मतलब काफी रिच कंट्रीज होती है, वो पुअर कंट्रीज में, वो अंडर डेवलप कंट्रीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करे, ताकि वहां की भी डेवलपमेंट हो जाए। तो यहाँ पे हमारे जो चैप्टर नंबर 28 है, और हमारा बिजनेस स्टडीज का क्लास +1 का जो भी सिलेबस है, वो हमारे यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी चैप्टर समझना है तो उसकी प्लेलिस्ट जो है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से कोई भी चैप्टर जो है वो समझ सकते हैं। तो अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।